अच्छा उद्बोधन उनका रहा। आज हम बात करेंगे कि अपने संगठन को सशक्त कैसे बनाएं। वैसे जिस तरीके से प्रोटोकॉल में बताया गया था कि हम पहले इतिहास बताएं, फिर श्रृंखलाबद्ध संगठन की बात करें और फिर संगठन का महत्व बताएं, मैं इसे उलट करती हूँ। हम सबसे पहले संगठन के महत्व को जानेंगे, क्योंकि सेवा परमो धर्म है, ये हमारी संस्कृति का घोष वाक्य है। और इसके इसको क्रियान्वित होते हुए आज हम देख रहे हैं। कोरोना जो हमारे सामने चुनौती बनी है, उसमें हर जगह हमारे समाज के लोग, हमारी संस्थाएं इतनी मानवता की मदद कर रही है। मानवता के साथ साथ हमारे समाज के लोगों का विशेष ध्यान रख रही है। उनको किसी तरह की खाने पीने की तकलीफ नहीं हो, दवाइयों की तकलीफ नहीं हो, डॉक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इवन सफाई कर्मचारी, पुलिस, जितने भी हमारे सेवा करने में लगे हैं इस कार्यक्रम में, इस कोरोना के खौफ को ठीक करने में, उन सब की सेवा में हमारे समाज के भी कई बंधु लगे हुए हैं। महिला संगठन भी जगह जगह अपने हिसाब से इस कार्य को कर रही हैं या करवा रही हैं। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फोन संपर्क द्वारा हमारी बहनें इस काम को कर रही हैं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हमें संगठन की आवश्यकता होती है। संगठित व्यक्ति असंभव को संभव बना देता है। उदाहरण के लिए हम लेवें कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। एक बार इन 5 उंगलियों में आपस में झगड़ा हो गया। अंगूठा बोलता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं मोटा हूं। दूसरी उंगली बोलती है कि मैं सबको राह दिखाती हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। तीसरी उंगली बोलती है मैं लंबाई में सबसे बड़ी हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। चौथी उंगली बोलती है कि हीरा जवाहरात सब मेरे को पहनाया जाता है तो मेरा महत्व ज्यादा है। हमारी अनामिका उंगली बोलती है कि मैं इसलिए हूँ इसलिए मेरा महत्व ज्यादा है। इस तरीके से वो आपस में झगड़ा करने लगे। तो हथेली ने एक जज के पास गया और बोला कि इसके झगड़े को कैसे निपटाया जाए। तो हमारे न्यायाधीश महोदय ने एक तरकीब निकाली और एक प्लेट में रसगुल्ले मंगा के रखे और हर एक से कहा कि आप अपने स्तर पर अकेले अकेले इस रसगुल्ले को उठाओ। सबने कोशिश कर ली, रसगुल्ला अकेला कोई भी नहीं उठा पाया। और जब न्यायाधीश ने बोला कि अब अच्छा अब सब मिलकर आपको इसको उठाओ, तो वो काम सहज हो गया। मतलब अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। हम एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे हैं। अलोन आई कैन से, टुगेदर वी कैन टॉक। अलोन आई कैन एंजॉय, लेकिन टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। अलोन आई कैन स्माइल, टुगेदर वी कैन लाफ। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशंस, वी आर नथिंग विदाउट ईच अदर। तो बहनों, संगठन शक्ति का तो अपना महत्व है ही। संगठन क्या है और क्या उसके लाभ है, क्या उसके उद्देश्य है, इस पर भी हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। संगठन कहीं भीड़ जा रही है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, या कहीं बहुत सारे लोग एक साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या उसको हम संगठन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। संगठन व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि एक निश्चित उद्देश्य को लेकर एक निश्चित दिशा में चलने वाला जो संगठन होता है उसे हम संगठन कहते हैं। जो व्यक्तियों का समूह होता है वो संगठन कहलाता है। उसके अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं, अपना अनुशासन होता है। तो संगठन में ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। संगठन वह व्यवस्था है जिसके समाज के विभिन्न अंग समाज से एक अर्थपूर्ण तरीके से जुड़े होते हैं। जुड़ने का कोई विशेष कारण होता है, यानी हम एक सामाजिक युक्ति है संगठन, जिसका लक्ष्य एक है, दिशा एक है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपने नियमों का पालन करना पड़ता है, मर्यादा में रहना पड़ता है और अनुशासित ढंग से उस उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहना होता है। अब बात करें हम हमारे संगठन की, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन 44 वर्ष की इसकी सेवा आयु हो गई है। और हम ये देख रहे हैं कि 27 प्रदेश, सैकड़ों जिले और अनगिनत शाखाओं के द्वारा हमारा संगठन एक वट वृक्ष बन गया है। इसकी छांव तले हमारे बहुत कार्यकर्ता पनप रहे हैं, बहुत जरूरतमंद परिवारों की मदद हो रही है। और हमने देखा
हमने हर सत्र में कोई ना कोई बहुत अच्छे कार्यक्रम हमेशा हुए हैं। पिछले सत्र में हमने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए और अभी-अभी 5000 बच्चों के प्रतियोगिता में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात है, मेरे राम मेरे हनुमान कार्यक्रम में। अब ये वट वृक्ष तो बन गया है, लेकिन इस वट वृक्ष को संभालना और इससे आगे इसको कल्प वृक्ष बनाना। कल्प वृक्ष मतलब हम जो चाहते हैं वो होना, क्योंकि अंतिम समाज के अंतिम छोर तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। हमारे प्रदेश संगठित हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं, जिले भी सशक्त हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय संगठनों तक और स्थानीय संगठनों द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा विशेष दायित्व बनता है। इस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं और बढ़ाना भी है, क्योंकि छोटे-छोटे कदमों से ही तय होते हैं बड़े-बड़े फासले। संगठन का हमारा उद्देश्य क्या है? हम सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी हमारे समाज का सर्वांगीण विकास करना। हम माहेश्वरी महिला संगठन के बैनर तले काम कर रहे हैं, तो हमारा पहला दायित्व होता है हमारे संगठन के परिवारों को, हमारे संघ को विकास हो, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए वैचारिक उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट आज में, और उन समस्याओं के रहते हमारा कितना नुकसान हो रहा है, हमको लोगों तक पहुंचाना है। समाज की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करना। मुझे कहना चाहिए कि ये जो चुनौती हमारे सामने है, ये एक वरदान भी बनकर हमारे सामने आ रही है। आज हम घरों में देख रहे हैं, जो चीजें हमने छोड़ दी थी, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमने बहुत सारे बातों को छोड़ दिया, हम वापस उसकी तरफ जा रहे हैं। आज हमारी बच्चे जो बरसों से कहते आ रहे हैं, लड़के और लड़कियों को घर में काम करना चाहिए, आज उस तरफ वो प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारी लड़कियां उच्च शिक्षित है, लेकिन रसोई के कामों में विशेष रुचि नहीं लेती थी, अब वापस वो प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि बड़े-बड़े शहरों में जो इस तरह के कामकाजी कपल्स हैं, घर में नौकर चाकरों से काम कर रहे हैं, उनको खुद खाना बनाना भी नहीं आता है, इस समस्या से वो जूझ रही है। ये तो भला हो गूगल बाबा का कि वो सब सिखा देता है और अपना काम हो जाता है, इसलिए ठीक है, लेकिन हमें अपने काम में किसी तरह की शर्म नहीं आना चाहिए। ये चीज हमें सिखा रहे हैं और ये अवसर है हमारे बच्चों में ये पारिवारिक सत्संग करके हम अपने नैतिक मूल्यों को बच्चों को, बड़ों को बता सकते हैं, और कम से कम परिवारों की बाइंडिंग कैसे हो, मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं रहा होगा। अभी मौका मिला है, हम सब एक बहुत सुनहरा भविष्य भी हमको सामने दिखाई दे रहा है, तो का प्रयास करें। संगठन का हमारा उद्देश्य है प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना। ये काम हम हर सत्र में बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। समितियों के माध्यम से तरह-तरह की प्रतिभाएं सामने आ रही है, लेकिन उन प्रतिभाओं को भी हम अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, ये भी हमारा प्रयास रहना चाहिए। और संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है हमारे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और नेतृत्व का विकास करना। नेतृत्व विकसित हो रहा है, लेकिन आज हर कार्यकर्ता अपने आप को नेतृत्व की दृष्टि से देख रहा है, अधिकारों की चिंता कर रहा है, लेकिन कर्तव्य क्या है इसकी तरफ थोड़ा सा विमुख होता जा रहा है। हमें पुनः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नेतृत्व विकसित हो, लेकिन कार्यकर्ता भी लगातार होते रहे, चलते रहें, विकसित होते रहे, ताकि हमारा संगठन आगे से आगे बढ़ता रहे। नई पीढ़ी को हमें मौका देना होगा, क्योंकि अगर हमने नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया, तो हमारा संगठन बूढ़ा हो जाएगा और उसको हम बहुत अच्छे से समय के अनुसार नहीं चला पाएंगे। तो ये हमारी आज समय की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण ही आज हम विषम परिस्थितियों में भी सब मिल पा रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और एक दूसरे को बहुत दिनों बाद चेहरा भी देखने को मिल रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमको भी जानना जरूरी है, और नई पीढ़ी चूंकि वो एक्सपर्ट होती है, बहुत जल्दी उसको रिसीव कर लेती है,
तो उनका हमें पूरा फायदा लेना है। अब इस संगठन शक्ति से हमें लाभ क्या है? जो काम व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो समष्टि से हो जाता है। एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसको अगर एक-एक व्यक्ति अलग-अलग समय में जाके उसको धक्का देगा, उसको आगे खिसकाने की कोशिश करेगा, तो वो लेश मात्र भी नहीं हिलेगा। लेकिन जब सामूहिक शक्ति उसके पीछे लग जाएगी, तो वो निश्चित रूप से वो शक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी। संगठन की शक्ति से लाभ हमें ये है कि जब हमारा संगठन मजबूत होता है, तो हम अपने आप को भी मजबूत मानते हैं। हम भी शक्तिशाली हैं। हमको एक अंदर से खुशी होती है कि हम एक अच्छे संगठन की सदस्यता हमें मिली है और हम उसका एक भागी है, क्योंकि कभी भी कोई नेतृत्व है, कोई भी पदाधिकारी मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे सदस्यों की आवश्यकताएं होती है और हम सब मिलकर जब उस काम को करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सुखद निकलते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे संगठन की बहनें बहुत दायित्वपूर्ण तरीके से समर्पण भाव से कार्य कर रही है। मैं उन सबको बधाई भी देती हूँ और इसके साथ ही संगठन का एक बहुत बड़ा लाभ है सुरक्षा की भावना। समाज में सुरक्षा की भावना आज इस बात को हमारा कमजोर वर्ग जरूर महसूस कर रहा है, क्योंकि हमें जो सक्षम है बहनों, संपन्नता भी एक सामाजिक कर्ज है। आज हमारे पास है, हमारे दूसरे परिवारों के पास थोड़ी कमी है, तकलीफ है, तो हमें उनका सहारा बनना है, बन रहे हैं। और आज के इस टाइम में हमारे वो परिवार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज हमारे साथ है। टीम वर्क समाज का संगठन शक्ति का अंदाज हम सब लगा चुके हैं। जैसे-जैसे संगठन सुदृढ़ होगा, हमारे कार्यों को गति आएगी और हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सामाजिक संगठनों की धुरी क्या है? हमारा परस्पर सहयोग की भावना, परस्पर प्रेम, आत्मीयता, सेवा भाव और समर्पण। और ऐसे संगठनों से व्यक्ति स्वेच्छा से जुड़ता है। उसको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, लेकिन वो जुड़कर अपना तन, मन, धन सब अर्पण कर देता है। तो बहनों, हमारे संगठन में बहुत शक्ति है। बहुत ज़्यादा विस्तार में हम आज बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि समय कम है। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आती हूँ, श्रृंखलाबद्ध संगठन। नम्रता, तुम अपना वो साइड स्क्रीन शेयर करो। एक पीपीटी मैंने बनाई थी, तो वो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध संगठन में अच्छे समाज का निर्माण सरकारें नहीं करती हैं, अच्छी संस्थाएं करती हैं और हमें गर्व है हमारे सारे सामाजिक संगठन होती है, बहुत उत्सव प्रियता उसमें होती है और उसमें मनोरंजन के साथ-साथ खेल-खेल में काम कर लेती है। तो महिला संगठन इसलिए बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहा है, उपयोगी कार्यक्रमों से इसमें रंग भर रही हैं। महिलाओं के पास एक माँ का हृदय है। हर महिला पहले में एक माँ है और माँ की ममता की ताकत हम कि क्या होती है माँ की ममता की ताकत? संपर्क बढ़ाने की आदत महिलाओं में है, जो एक अच्छी पीआरओ बन सकती है और सामंजस्य बिठाने का एक सुंदर गुण महिलाओं में है, क्योंकि अहंकार नहीं है हमें। हम बड़े लाभ के लिए छोटे का त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये सामंजस्य बढ़ाने की जो कला है, सामंजस्य बैठाने की जो कला है, वो महिलाओं के हमारा संगठन का स्वरूप क्या है? हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, मेरे को विस्तार की ज़रूरत नहीं है। 5 अंचल होते हैं, हर अंचल में कौन-कौन से प्रदेश हैं और किस तरीके से हमारा काम होता है, ये हमारा स्वरूप है। दूसरा जो हम कहना चाहते हैं किस तरीके से होता है, ये भी आप जानते हैं, बताना सिर्फ एकोपचारिक
औपचारिकता होगी, क्योंकि हमारे स्थानीय संघों से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय संगठन में हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चयन होकर आते हैं। उनका एक निर्धारित कोटा रहता है विधान की तरफ से, विधान के हिसाब से, तो वो हमारा कार्यकारी मंडल होता है। और हर प्रदेश से एक कार्य समिति सदस्य होता है। हर प्रदेश अध्यक्ष पदेन हमारे कार्य समिति का सदस्य होता है। और ये कार्य समिति एक कहना चाहिए हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो निर्णय में शामिल होती है, आवश्यकता है, उसका संचालन करने में सहयोगी होती है। इसके बाद हमारे पदाधिकारी होते हैं, हर अंचल के उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, राष्ट्रीय 4 पदाधिकारी, इन सब की आपको जानकारी है, इसलिए इसको मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। अब मैं बढ़ रही हूँ, श्रृंखलाबद्ध संगठन में हमारे प्रादेशिक संगठनों की क्या भूमिका है। प्रादेशिक संगठन जिला और राष्ट्र के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश सक्रिय होंगे तो ही हमारे राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जिले को सक्रिय करना, जिला स्थानीय संगठन को सक्रिय करता है। तो आप देखिए प्रादेशिक संगठन में कोऑपरेशन की भावना, कम्युनिकेशन की भावना का गुण और कोऑर्डिनेशन, ये उसको दोनों तरफ करना पड़ता है, अपने जिले की तरफ भी और अपने सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय संगठन के प्रति। ये तीनों कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन प्रदेश संगठन जिला संगठन से भी करता है और राष्ट्रीय संगठन से भी करता है। राष्ट्रीय संगठन के साथ प्रादेशिक संगठन उसकी कार्य योजना बनाने में भागीदार होता है। वहां से जो सूचनाएं आती है वो जिले तक पहुंचाती हैं। कार्य समिति प्रादेशिक संगठन के प्रतिनिधिगण राष्ट्रीय संगठन की बैठकों में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय संगठन की बैठकों की भी व्यवस्था करता है। उसी तरीके से प्रादेशिक संगठन अपने जिले को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं आगे काम बढ़ाने के लिए। उनकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान करते हैं। उनको राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्राप्त सारे सर्कुलर सूचनाएं भेजते हैं और अगर क्रियान्वयन में कहीं कोई तकलीफ आ रही हो तो उसमें भी वो सहयोग करते हैं। उसी प्रकार जिला संगठन से लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम को आयोजित करना जिलों में, देश में भी जिला ट्रेनिंग समय समय पर। देखिए कुल्हाड़ी की धार तीखी करने के लिए उसको बार बार उसकी धार तीखी करनी पड़ती है। उसी तरीके से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की हमेशा ही आवश्यकता रहती है। कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती है, तो हमें ट्रेनिंग कार्यक्रमों की है और ये हमारे हर सत्र में होता भी है। लेकिन चूंकि इसका रिपीटेशन करना आवश्यक होता है, कई कार्यकर्ता हमारे नए होते हैं, तो ये बताना भी जरूरी है। उनसे रिपोर्ट मंगाना प्रादेशिक संगठन का दायित्व है। रिपोर्ट मंगाने के बाद उनको, लेकिन उसको एक समरी बनाना है राष्ट्र के लिए, उनको क्या भेजना है वो सारांश वो उसमें से निकालकर महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट करते हुए अपनी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय संगठन को प्रस्तुत करता है। और इसी तरीके के बीच की कड़ी प्रादेशिक संगठन होता है। आंटी 2 मिनट बचे हैं बस, फिर एंड हो जाएगा ये मीटिंग का। अब 4-5 चीजों की बहुत आवश्यकता है, इसको मैं बता देती हूँ आपको। 3-4-5 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसके पास एक डेवलपमेंटल टीम होना चाहिए जो अल्पकालीन योजनाएं बनाए या दीर्घकालीन बनाए, उनको अच्छे से कर सके। उसमें ट्रेनिंग कार्यक्रम, सेमिनार, इस तरह की एक स्पेशल टीम उनके पास होनी चाहिए। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का विकेंद्रीकरण करने का स्वभाव होना चाहिए। हर कार्य अपने सिर पर नहीं लेना है, जितना कार्यों का विकेंद्रीकरण करेंगे कार्य बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तीसरे मैं कहना चाहूंगी, ये गुण हर प्रदेश के पदाधिकारी को ही नहीं, हर संगठन में काम करने वाले नेतृत्व में होना आवश्यक है। क्योंकि समय की नजाकत को पहचान, कौन से समय में क्या काम हो रहा है और उसमें निर्णय लेने की त्वरित आवश्यकता है, तो त्वरित निर्णय क्षमता उसमें होनी चाहिए। कभी कभी समाधान करने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, त्वरित निर्णय करने की क्षमता नेतृत्व में होनी चाहिए। और उसका चौथा डी के रूप में डेंजर कंट्रोल, खतरा तो हर जगह होता है। गीता आंटी, हाँ
ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा अपना 40 मिनट्स का सेशन। हाँ हाँ है ना? हाँ, बोलो। हाँ, बस ये 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। 1 मिनट में हाँ खत्म हो रहा है अभी। डेंजर मैं कंट्रोल होना वापस चाहिए। रिजॉइन करना हाँ, एक पड़ेगा। सेकंड, डेंजर हाँ, कंट्रोल बहुत ही संयम और चतुराई के साथ उसको होना चाहिए। ये 5 बातें हर संगठन को रहना चाहिए। इसी के साथ मेरा श्रृंखलाबद्ध संगठन का खत्म हुआ, लेकिन इतिहास को मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी। अगर तुम बोलो 2 मिनट में थोड़ी सी बात बोल दूं, ये और मीटिंग एक समय हो तो बार मैं एंड अपना हो रही यही है। समाप्त करती हूँ। इतिहास, हाँ, एक बार एंड हो हो गया। गई, मैं वापस रीस्टार्ट अच्छा करती हूँ क्योंकि अभी तो खत्म हो अच्छा, जाएगा ये, है ना? अच्छी बात, ठीक है ठीक है। गीता आंटी अब आप शुरू करिए प्लीज। हाँ जी, आज की मीटिंग के दूसरे सत्र में फिर से सबका स्वागत। हमको सिर्फ हमारे संगठन के इतिहास की बात करनी थी। वैसे तो इतिहास हर बार हमारी डायरेक्टरी में रहता है, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन इतिहास का महत्व क्यों है और क्या है, इस बात पर हम आज 1-2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी संगठन का विस्तार या विकास एक दिन में नहीं होता है। उसके पीछे कई कार्यकर्ताओं की, कई नेतृत्वकर्ताओं की तपस्या रहती है, और उसी का प्रतिफल हम आज जो स्वरूप देख रहे हैं। आज का नेतृत्व जिसके कंधे पर खड़ा है, वो कई कार्यकर्ताओं का कंधा उसके पीछे लगा हुआ है। इसलिए हमको इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति, हर संस्था अच्छा काम करती है और करते रहती है। हर शिखर की नींव पर विश्वास होता है, नींव ही शिखर का इतिहास होता है। तो हमें अपनी नींव को नहीं भूलना चाहिए, इतिहास को कभी भूले नहीं, और समय की मांग के हिसाब से सब काम होते रहते हैं। आज आइए वर्तमान का अतीत से संवाद स्थापित करने का एक प्रयास करें। अब हमारा श्रृंखलाबद्ध संगठन सन 1976 में हमारे अभूतपूर्व सभापति स्वर्गीय श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी की प्रेरणा से हुआ, और ये संगठन आज बहुत फल फूल रहा है। पहला और दूसरा सत्र हमारा ज्ञान देवी जी हेड़ा, सरोज देवी बजाज और मनोरमा जी के नेतृत्व में 2 सत्र संगठन को समझने में लगे। फिर तीसरा और चौथे सत्र में पद्मा जी मुंदड़ा ने पत्राचार, भ्रमण और महिलाओं में जागृति लाना, ये उनका खास विषय रहा। फिर उसके बाद 5वें सत्र में मनोरमा जी लड्ढा ने समितियों का गठन किया। हमारी माहेश्वरी महिला जो आज निकल रही है, नव नारी जागृति के नाम से उसकी शुरुआत की, और उस टाइम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने का भी प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे पास समय भी नहीं होता है, और हमारी डायरेक्टरी में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। उसके बाद छठे सत्र में लता जी लाहौटी ने भी 6 समितियां बनाई, प्रथम बार डायरेक्टरी बनी। गुजरात में जब भूकंप आया तो उसमें आर्थिक सहयोग संगठन की तरफ से दिया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण, सतरंगी जणकार जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, और उसमें एक खास बात रही, रजत जयंती का विशेषांक निकला, जो आज की हमारी कई बहनों ने शायद नहीं भी देखा होगा। तो एक रजत जयंती का 400 पेज का एक हमारा नवनारी जागृति का विशेषांक निकला था, वो उसी वक्त निकला। 7वें सत्र में जब मुझे दायित्व मिला, फिर से 6 समितियां बनी, आंचलिक सम्मेलन शुरू हुए, किशोरी विकास शिविर लगाने की शुरुआत हुई, और महा अधिवेशन मंथन 2005 अकोला में हुआ। और बड़ी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही हमारे ट्रस्ट का गठन, अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट, जिससे आप सभी बहुत परिचित हैं। और मैं चाहूंगी इस अवसर पर कि आप इस ट्रस्ट में हर हिसाब से भागीदार बने, दानदाता लाने में भी और लोगों को सहायता दिलाने में भी। आज जो विषम परिस्थितियां हमारे सामने आई है, हम प्लान करेंगे कि हम किस तरीके से इस ट्रस्ट के माध्यम से उन परिवारों तक पहुंच सकें। उसी प्रकार 8वें सत्र में बिमला जी साबू ने 12 समितियां बनाई, पहली बार विदेश यात्रा हुई, और रंगीन डायरेक्टरी बनी, सब स्वरचित काव्य प्रतियोगिता हुई, 2 बार आध्यात्मिक शिविर हुए, और महाधिवेशन शिखर की ओर उदयपुर में हुआ। उसके बाद 9वें सत्र में शोभा जी सादानी ने 9 समितियां बनाई, गाय गंगा और ग्रामीण थीम पर काम किया, अमेरिका यात्रा हुई, युवा वर्ग के लिए नव अरुणोदय कार्यक्रम हुआ, जिसकी शोभा हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा ताई ने बढ़ाई, और एमएमयू का कार्य शुरू किया। महाअधिवेशन नव आरोहण के नाम से
कोलकाता में हुआ। बहुत कार्यक्रम हर सत्र में हुआ। उन सब कार्यक्रमों का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ खास बात बता रही हूँ। 10वां सत्र सुशीला जी काबरा के नेतृत्व में 10 समितियां बनी। ट्रेन द ट्रेनर्स कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा, वसीयत को विशेष महत्व दिया गया है कि हर व्यक्ति को वसीयत बनाया जाना चाहिए। और महाअधिवेशन सृजन सेतु के नाम से इंदौर में हुआ। 11वां सत्र कल्पना जी गगरानी के नेतृत्व में हुआ। 11 समितियां बनी, कार्यक्रमों की बौछार लग गई, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, युवा और उद्यमी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया और महाकाल से सोमनाथ तक की यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुई। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि पानी से नहाने वाले कपड़े बदलते हैं, पानी से नहाने वाले कपड़े बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। तो परिश्रम करेंगे तो इतिहास बनेगा। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी आशा जी, मंजू जी और कार्यकर्ता प्रशिक्षण की संयोजक नम्रता को धन्यवाद दूंगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी मीटिंग की पूर्ति कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आंटी, आपका बहुत